हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, मेरे को पता है आप अच्छे ही होंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि हमने कहा था कि हम पूरा का पूरा लेक्चर एनिमेशन के साथ कंप्लीट करेंगे तो वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। हाँ, मेरे को पता है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो यार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले रिप्रोडक्शन क्या कहता है ये तो हमें पता होना चाहिए। Reproduction is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself। हम सबको पता है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म यंग वंस को फॉर्म करता है जो दिखने में बिल्कुल सेम मतलब सिमिलर दिखता है। सेम नहीं कह देना, सेम कहने का मतलब यार हम शकल हो गए, और हम शकल नहीं होते हैं, राइट, सिमिलर होते हैं। और उसी तरह रिप्रोडक्शन अगर हम ह्यूमन में हो जाए तो उसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नहीं होना तो नहीं चाहिए। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, कौन प्राइमरी ऑर्गन है, कौन सेकेंडरी ऑर्गन है, फर्टिलाइजेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब हम इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो ज़रा सा भी इस लेक्चर को स्किप मत करना और लास्ट तक तो बने ही रहना। ओके, तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हमें 4 चीज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की, फिर बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट की, फिर हम एक्सेसरी ग्लैंड पर आएंगे, उसके बाद हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखेंगे। तो ये सीक्वेंस कुछ इसी तरह का रहेगा, तो इसको लिख लो। ओके, टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस जो होता है एक पोच लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ये स्टोर होता है जिसको अपन स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम का काम होता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर वो कम करके रखेगा। ऐसा क्यों करके रखता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे आगे जा करके स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है। इट मीन्स स्पर्म को फॉर्म करना रहता है, इसलिए वो जो है स्क्रोटम ये काम करता है। राइट, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं तो इसकी लेंथ और विड्थ की। लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं जो टेस्टिस होते हैं ये 3 लेयर से कवर्ड होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर का नाम है टूनिका वैजिनलिस, मिडिल लेयर का नाम होता है टूनिका एल्बुजिनिया, और इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है टूनिका वैस्कुलोजा। इंटरनली टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स which is known as testicular lobules। तो हम बोल सकते हैं कि इस टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड each lobules contain 1 to 3, मतलब 1 से 3 है ना, 1 to 3 मतलब 1 to 3 ऐसा अलग नहीं समझना। 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। राइट, उसके बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये जॉइन होते हैं एक डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल के साथ। कहाँ पर? तो टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पर, और उस टेस्टिस को बोलते हैं अपन रेट टेस्टिस। क्या कह देंगे? रेट टेस्टिस। राइट, अब आते हैं वासा एफरेंसिया पास। वासा एफरेंसिया भी क्या है? एक डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट है। तो ये डक्ट का काम है कि ये स्पर्म को कैरी करता है, रेट टेस्टिस से ले जाकर के इपिडिडाइमिस तक पहुंचाने का काम करेगा। अब स्पर्म जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? एपिडिडाइमिस तक पहुँच जाएगा। और एपिडिडाइमिस इज अ हाईली कोइल्ड लॉन्ग ट्यूब्यूल which is present along the posterior surface of each testis and it helps the maturation of the sperm। ये एपिडिडाइमिस जो होता है यही स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है। यही स्पर्म को 3 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, हेड, बॉडी और टेल में। अब ये जो स्पर्म है ये कहाँ पर जाएगा? वास डिफरेंस के पास जाएगा। और वास डिफरेंस जो होता है ये प्रेजेंट होता है एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, उस जगह पे प्रेजेंट होता है। और उसी जगह पर वो एक एम्पूला को फॉर्म करता है, और एम्पूला ही आगे जाकर के स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा, और इसी एम्पूला से स्पर्म बाहर आता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स हमारा पाथवे जो था स्पर्म का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो टॉपिक डालो पाथवे ऑफ स्पर्म। सबसे पहले स्पर्म कहाँ पर बनना शुरू हुआ था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर कहाँ गया था? रेट टेस्टिस के पास गया था।
रेड टेस्टिस से जानने के बाद ये वासा एफरेंसिया के पास गया। वासा एफरेंसिया ने एपिडिडाइमिस को पास किया। एपिडिडाइमिस ने उसको मैच्योर किया। मैच्योर करने के बाद उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेड, बॉडी और टेल में। डिवाइड करने के बाद वो स्पर्म को भेज दिया वास डिफरेंस के पास। वो वास डिफरेंस एम्पुला को फॉर्म किया। एम्पुला को फॉर्म किस जगह पे किया? एब्डोमेन रीजन पे। वहाँ पर उसने एम्पुला के पास स्पर्म को स्टोर करके रखा गया और उसी एम्पुला के थ्रू फिर वो क्या हुआ होगा? स्पर्म को रिलीज किया होगा। स्पर्म बाहर जाएगा। बाहर किसके थ्रू जाएगा? तो ऐसे एजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू जाएगा और एजाकुलेटरी डक्ट से फिर कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा के पास जाएगा। कौन सा यूरेथ्रा? तो अभी जो हमने यूरेथ्रा देखा ना, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, उस प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के पास जाएगा और उसके बाद वो स्पर्म जो है वेजाइना के पास जाएगा और वेजाइना के पास जाने के बाद मैटिंग जो है, और वेजाइना के पास जाने के बाद पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये था पाथवे जो हमने पहले बहुत इजी वे से कंप्लीट कर लिया, राइट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी। अरे यार चैप्टर बहुत मज़ेदार है यार, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। तो एक टॉपिक डाल लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो आपको नीट में कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, पर देख लेते हैं ना, एनसीईआरटी में दिया है तो फिर क्यों छोड़ना। ओके, each seminiferous tubules internally lined by 2 type of cell। पहला सेल है मेल जर्म सेल जिसको अपन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दूसरा है सर्टोली सेल जिसको अपन नर्स सेल भी कहते हैं। तो जो मेल जर्म सेल होता है इसके अंदर ही म्यूटिक डिवीजन होता रहता है और इसी के अंदर लीडिंग टू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बात करो सर्टोली सेल की जिसको अपन नर्स सेल कहते हैं, इसका काम है ये जो जर्म सेल बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहना, और जर्म सेल को अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा तो कहीं ना कहीं स्पर्म को भी न्यूट्रिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो सर्टोली सेल है बोल सकते हैं कि जर्म सेल को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और स्पर्म को भी। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 सेल और आते हैं। एक होता है लीडिंग सेल जिसको अपन इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्मेटोगोनिया का प्रोसेस को कंप्लीट करना। स्पर्मेटोगोनिया का प्रोसेस कंप्लीट होगा, इट मीन्स ये स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। दूसरा होता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। एक तरह से बोल सकते हैं तो ये जो लीडिंग सेल होता है इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। तो यहाँ तक का टॉपिक जो था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पेनिस की, जिसको अपन मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। पेनिस जो होता है ये एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर के बना होता है जिसको कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इस पेनिस के अंदर एक इनलार्ज एंड होता है जिसको अपन कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और ये जो ग्लैंस पेनिस होता है वो भी एक स्किन से कवर्ड होता है, लूजली स्किन से कवर्ड होता है जिसको कहते हैं फोर स्किन। कहीं कहीं आपको इसमें प्रिप्यूज भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें कि 3 ग्लैंड होते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो कि 2 होता है, फ्रोस्टेड ग्लैंड 1 होता है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड 2 होता है। अगर हम बात करें तो इसका काम होता है फ्रुक्टोज को सिक्रीट करना, कैल्शियम को सिक्रीट करना और तो और कुछ अदर एंजाइम को भी सिक्रीट करता है। जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है ये पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। अब बोल रहे हो सर बहुत देर से ये लेक्चर सुन लिए, अब कुछ एनिमेशन तो दिखाओ, अब तो कुछ फिगर दिखाओ, कुछ डायग्राम दिखाओ तब तो समझ आए। तो बिल्कुल यार डायग्राम तो मैं दिखाऊंगा ही, बिना डायग्राम के मजा मेरे को भी नहीं आएगा एक्चुअली। तो ये देखो फिगर कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, हमने तभी भी दिखाया था, अब मैं डिक्टेट करता चलता हूँ। ये देखो पेनिस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पेनिस है, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है जिसको है ना, तो ये देखो पेनिस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। पहले भी दिखाया मैंने पर उस टाइम मैंने डिक्टेट नहीं किया, अब डिक्टेट करते हैं। देखो पेनिस है, इसका जो इनलार्ज एंड है हमने कहा था उस जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, उस जगह पर प्रेजेंट होता है ग्लैंस पेनिस। ये देखो ग्लैंड पेनिस दिख रहा होगा। ग्लैंस पेनिस के ऊपर में किस स्किन से कवर्ड होता है, हमने कहा था इसको प्रिप्यूज कहा था या तो फोर स्किन कहा था, ये है फोर स्किन। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्म का पाथवे को। तो ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, उसके अंदर डेसिरेट टेस्टिस होगा जो कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है। तो इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से फिर कहाँ क्या रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा, जो कहाँ पर आएगा, वास्ट डिफरेंस के पास, और वास्ट डिफरेंस से फिर कहाँ जाएगा, ये जो एपिडिडाइमिस दिख रहा है आपको इस जगह पे जाएगा। एपिडिडाइमिस के पास जाने के बाद वो फिर कहाँ जाएगा, इस वास्ट डिफरेंस के पास जाएगा। ये देखो वास्ट डिफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको एम्पुलरी रीजन दिख रहा होगा,
इस एम्पुलरी रीजन से क्या रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि एम्पुला पे क्या स्टोर्ड था, स्पर्म था। इसी थ्रू यहाँ पर जो है स्पर्म है स्टोर्ड है, इस फिर यहाँ से स्पर्म क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये था पाथवे ऑफ स्पर्म, हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमने टेस्टिस को भी देख लिया, पेनिस को भी देख लिया, उसका फंक्शन को भी देख लिया। अब यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। पर बोलोगे सर गलत बोल रहे हो आप, अभी तो हमने स्पर्म का डायग्राम देखा ही नहीं, तो कंप्लीट कैसे हो गया? बिल्कुल, मैं तो यही सुनना चाह रहा था ब्रो कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ आज हमने स्पर्म का डायग्राम नहीं देखा है, इट मीन्स आप सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर के, वरना तो बहुत जन सिर्फ लेक्चर्स देखने आते हैं। नहीं, याद करो, हमने मेल जर्म सेल देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। कहाँ देखा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास। वहाँ पर उसको हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया, राइट, बिल्कुल कहा था। वहाँ हमने ये भी चीज़ कहा था कि वहाँ म्यूटिस डिवीजन होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है, कहा था, बिल्कुल। क्यों कहा था यार? वहाँ वो डिवीजन से क्या होता था, उस डिवीजन होने के बाद वो लीडिंग सेल बनाता था और लीडिंग टू क्या बनता था, स्पर्म फॉर्मेशन होता था। तब उसका हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, ये होता क्या था। ये आपको स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ माइटोटिक डिवीजन हुआ, 1 से 2 बन गया, उसको हमने कह दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, बिल्कुल सही है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी दो फॉर्म हुए होंगे, उसको हमने कह दिया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या कहा हमने? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और फॉर्म होने के बाद जो बना उसको हमने कह दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, मियोटिक डिवीजन होना शुरू हुआ तो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसको अपन ने कहा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसके बाद दूसरे बार में क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो अब क्या आएगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड, और ये जो स्पर्मेटिड होता है यही आगे जाकर के डिफ्रेंशिएशन करेगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेगा। यही स्पर्मेटोजोआ जो होता है आगे जाकर के क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस को करेगा। और स्पर्मियोजेनेसिस इट मीन्स ये क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्मिनेशन करेगा। और स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करने वाला है, यही मेल जर्म सेल ही करता है। तो देख सकते हो यार इसके अंदर कितना ज़्यादा म्यूटिक डिवीजन होता है, तब जाकर के एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन मेल गैमेट बोलते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट अब आपको नहीं होगा ना यार, बिल्कुल। चलो अब स्पर्म बन चुका है तो उसका डायग्राम देख लेते हैं। स्पर्म का डायग्राम कुछ इस तरह का दिखता है, देख लो, यही स्पर्म है, हेड है, बीच वाला पार्ट निक है, लास्ट वाला पार्ट टेल है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेड। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर एक्रोजोम होता है, और एक्रोजोम का फीचर ये है कि इसको पता होता है भाई कि इसको मैटिंग करने के लिए कहाँ पर जाना है और किस जगह पर जाना है, इसको ये चीज़ पता होता है, राइट। और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। और ये जो एक्रोजोम है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है अपना न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। के बाद बात करते हैं नीक की। नीक जो होता है ना, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, किसको, स्पर्म को, कि भैया तुम किसी तरह चले जाओ बस मैटिंग करने के लिए। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो बिल्कुल यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही। और लास्ट पार्ट है टेल। ये बस कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है और इसका कोई काम नहीं है, ओके, बिल्कुल। अब हम बोल सकते हैं ना कि हाँ हमने अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले पढ़ा हमने मेल जर्म सेल, ये क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। सर्टोरी सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और स्पर्म को भी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर कितने लॉब्यूल्स होते हैं, 1 से 3 लॉब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने थे, 250 थे। ये सब कुछ हमने देख रखा था, राइट। तो टॉपिक डाल लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ओवेरीज, फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये सब हमें देखने को मिलेगा यार, मतलब इसके बारे में देखने को मिलेगा, गलत चीज़ मत सोचा करो यार। और इसके अलावा इसमें मेमोरी ग्लैंड भी है, वो भी हम देखेंगे पर लास्ट में, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवेरी की। ओवेरी क्या है, ये इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट दैट विच इज़ नॉन एज ओवम।
जिस तरह टेस्टिस जो है स्पर्म को फॉर्मेशन करता था, उसी तरह ये ओवेरी भी आगे जा कर के ओवम को प्रोड्यूस करती है, विच इज़ नोन एज ओवेरियन हार्मोन। ओवेरी की अगर लेंथ की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, और ये जो ओवेरी होती है वो पैल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है लिगामेंट्स के थ्रू, और उसी से जस्ट अटैच होता है यूटेरस। यूटेरस भी बोल सकते हो पैल्विक वॉल से ही अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू। अब हम बात करते हैं, तो ये जो ओवेरी होता है ये कवर्ड होता है एक थीन एपिथेलियम से, विच इनक्लोजेस द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर 2 जोन होता है, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा इनर मेड्यूला। अब बारी है फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब कुछ नहीं है, 10 to 12 सेंटीमीटर का लॉन्ग ट्यूब होता है फीमेल बॉडी में। अब इसको यहाँ से डायग्राम से देखते हैं, और इस डायग्राम के थ्रू ही अपन अब पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो इस डायग्राम को देखते चलो। देखो ये जो ओवेरी है ना, ये क्या करेगा, ओवम को प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। सबसे पहले ओवम जाएगा फिमरई के पास, इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब के पास। ये फिमरई एक फिंगर लाइक प्रोजेनी है, दिख ही रहा होगा। वहाँ पर जाके ओवम थोड़ी देर स्टोर होकर रहेगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलम के पास जाएगा। इनफंडिबुलम से होकर के वो जो ओवम है वो पहुँचेगा एम्पुलरी रीजन के पास। वहाँ तक जाने के बाद वो वेट करेगा स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म जो है वेजाइना से हो करके वो एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेगा, तब जाकर के मैटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और हमें पता है स्पर्म को वहां तक पहुंचने के लिए ताकत कौन दिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसे पता है वहां जाना क्यों है, तो वो किसको पता था, एक्रोसोम को पता था। बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जब स्पर्म और ओवम मिलेगा तो मैटिंग कंप्लीट होगा, तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इट मीन्स जब दोनों ने मैटिंग कर लिया, मैटिंग करने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। बिल्कुल सही है। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, मोर्यूला बनता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक लगा लो, ZEM जैम। पहले जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, तब जाके मोर्यूला बनेगा। वो प्रोसेस को हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, पर आप यहाँ शॉर्ट में तो आप इतना समझ ही सकते हो यार। बार बार मैं कोरिलेट करूँगा, उससे अच्छा है ना कि आप थोड़ा बहुत समझ ही जाओ, राइट। तो यहाँ अब देखो, अब एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो कहाँ पर जाकर बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा इस यूटेरस के पास जाकर के। यूटेरस के अंदर 3 वॉल आपको दिख रहे होंगे, राइट। पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल लेयर है, मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर है, इंडोमेट्रियम जो इनर लेयर है। पेरीमेट्रियम की बात करो तो वो एक्सटर्नल लेयर है, वो बस हार्ड, मतलब वो समझो थोड़ा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। जो मायोमेट्रियम होता है, ये जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है फीमेल बॉडी को। जो इंडोमेट्रियम होता है, यहाँ पर जब भी उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस आता है, जो हार्मोनल चेंजेस होता है, वो इंडोमेट्रियम के अंदर आता है, राइट। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। फिगर भी कंप्लीट हो गया अपना। हाँ यार पता है हो। तो आखिरकार अब जा कर के यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, जिसको वल्वा भी कहीं कहीं लिखा है आपके बुक में। ओके, तो देख लेना एक बार। यहाँ आपको देख सकते हो क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मॉन्स प्यूबिस, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मॉन्स प्यूबिस में ही प्रेजेंट होता है हेयर, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक हेयर, राइट। ये होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच कवर्ड बाय द स्किन, राइट। फिर इसके नीचे आएगा लिविया मेजोरा। लिविया मेजोरा जो होता है वो फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। लिविया माइनोरा जो होता है वो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। देखो कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में, मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, तो तुम क्यों नहीं होगे। और ये एग्जाम में आता ही है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था लिबिया माइनोरा के साथ। तो जिसको पता होगा लिबिया माइनोरा जो होता है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, तो उसने टिक किया होगा। अदरवाइज सभी ने फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू में टिक मार के आया होगा मेरी तरह। तो लिबिया माइनोरा जो होता है ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, जो कि प्रेजेंट होता है लिबिया मेजोरा के अंदर। इसके बाद आता है हाइमन। हाइमन ये देख सकते हो, ये रहा हाइमन जो होता है, ये पार्सली कवर करके रखता है वेजाइना को। वेजाइना को नहीं, मतलब उसका जो ओपनिंग होता है ना, उसको कवर करके रखता है। फिर है क्लाइटोरिसिस। क्लाइटोरिसिस जो होता है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेजेंट होता है लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लिबिया मेजोरा। दिख ही रहा होगा, राइट। चलो यार, यहाँ भी कंप्लीट हो गया। फर्टिलाइजेशन में एक बात मेरे को और बतानी है आपको। फर्टिलाइजेशन देख ले कब होता है,
पर कब नहीं होता ये आपको पता है क्या? 2 बेसिक रीज़न है। पहला रीज़न कि स्पर्म और ओवम का मैटिंग ही ना हुआ हो, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। दूसरा रीज़न ये है कि हम सबको पता है कि जो स्पर्म होता है वो मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म में से 60% स्पर्म मोटाइल होते हैं जो फंक्शन कर सकते हैं। 40% स्पर्म जो होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो तुरंत डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये केस भी हो सकता है कि जो डीजनरेट होने वाला स्पर्म था, जो नॉन मोटाइल स्पर्म है, वो मिस्टेक से चला गया होगा मैटिंग करने के लिए, तो भी मैटिंग होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में भी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ यार। मेरे कभी कोई शौक नहीं है ऐसा क्वेश्चन देने का, पर नीट ने दिया था तो एक बार मेरे को बताना ज़रूरी है। देखो, मैं तो समझाऊंगा यार एक तरफ से, लेकिन आपको समझना होगा सारे तरफ से। अरे यार क्या कह रहा हूँ पता नहीं, अच्छा छोड़ो, जाने दो, तुम समझ गए ना। हाँ, बस यही चलता है। तो फर्टिलाइजेशन कब नहीं हो सकता वो भी हमने कंडीशन देख लिया, राइट। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन अभी भी स्ट्राइक करता होगा कि यार फर्टिलाइजेशन होने के लिए कितने स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है? तो सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। अब बोलोगे सर मिलियन ऑफ स्पर्म निकल रहा था तो सारे तो स्पर्म चला जाएगा ना मैटिंग करने के लिए, क्यों एक ही क्यों जाएगा? बिल्कुल सही है। तो जैसे ही स्पर्म पहुंचता है वेजाइना के पास, मिलियन ऑफ स्पर्म्स, वो वहाँ पर जाने के बाद एक वॉल से टकराता है। उस वॉल का नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जाकर के रोकेगा और बोलेगा भाई तुम में से सिर्फ एक ही स्पर्म आगे जा सकता है। तो वही स्पर्म आगे जाएगा जो ज़्यादा फुर्तीला होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, राइट। वही उस वॉल को तोड़ करके आगे जाएगा और आगे जाने के बाद वो मैटिंग करेगा और मैटिंग करने के बाद जायगोट का फॉर्म कर देगा। यहाँ तक भी कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं है, राइट। तो अब मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, जायगोट फॉर्म हो चुका है। तो जायगोट होने के फॉर्म होने के बाद देख सकते हो यहाँ मैंने माइटोटिक डिवीजन को दिखाया आपको। डिवीजन होने के बाद वो 2 डॉटर सेल में बन जाएगा। देख सकते हो एक था पहले, अब 2 डॉटर सेल बन गया है। तो ये 2 डॉटर सेल को अपन ब्लास्टोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमर्स कहते हैं। अब ये ब्लास्टोमर आगे जा करके 8 to 16 ब्लास्टोमर्स का फॉर्म कर देते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे 8 से 16 ब्लास्टोमर बन जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मोर्यूला। क्या कहेंगे उसको? मोर्यूला कहेंगे। बिल्कुल सही। याद करो ZEM ट्रिक मैंने बताया था। जायगोट बन गया, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनना था, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बनेगा? मोर्यूला बनेगा। तो मोर्यूला तब बनेगा जब 8 से 16 ब्लास्टोमर इस तरह बनते होंगे। तो ब्लास्टोमर बनने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखने लगेगा और यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रोफोप्लास्ट और इस रीजन में होता है इनर सेल मास। तो ट्रोफोप्लास्ट और ये जो इनर सेल मास है, इस दोनों को मिला जुला कर हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ये सब प्रोसेस होता कहाँ पर है? तो यूटेरस के इंडोमेटेरियम रीजन पे होता है, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होना रहता है। तो जब बेबी का डेवलपमेंट होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनप्लांटेशन। क्या कहते हैं? इनप्लांटेशन। यार कितना मस्त ट्रिक बताया ना। मेरा भी कोई जवाब नहीं यार। देखो कुछ भी हमने नहीं किया, जायगोट देखा, जायगोट से फिर क्या बना? वो 2 डॉटर सेल में टूटा जिसको ब्लास्टोमर कहा। वैसा वैसा 8 से 16 ब्लास्टोमर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? 8 से 16 ब्लास्टोमर बनेगा, तो उसको कह दिया मोर्यूला। मोर्यूला के बाद क्या बनेगा? इनर सेल मास बनेगा, ट्रोफोप्लास्ट बनेगा। दोनों को मिला जुला कर ब्लास्टोसिस्ट कह दिया। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ होगा? इंडोमेट्रियम रीजन पे, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होगा। और भी तो कुछ नहीं किया, दैट इज कॉल्ड इनप्लांटेशन। पूरा सिंपल था यार, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अब ये जो एम्ब्रियो बनेगा उसे खाना भी तो चाहिए, तो उस एम्ब्रियो को खाना किसके थ्रू मिलता है? प्लाजेंटा के थ्रू मिलता है। अब वो जो वेस्ट मटेरियल होगा, सिंपल सी बात है, अगर उसे खाना मिल रहा है, वो डाइजेस्ट करेगा तो वेस्ट मटेरियल भी वो रिलीज करता होगा। तो वो जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल है वो भी उस प्लाजेंटा के थ्रू ही चला जाता है, राइट। तो यही अपना सीक्वेंस है कि किस तरह एक और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब सिंपल सी बात है, जब बेबी का डेवलपमेंट होगा तो मदर के बॉडी में भी कुछ हार्मोन चेंजेस होगा। बिल्कुल होगा। जब बेबी का डेवलपमेंट होगा तो मदर का जो हार्मोन्स है, प्लाजेंटा है, उसके जो हार्मोन्स होंगे वो भी कुछ चेंजेस आएगा, बिल्कुल चेंजेस आएगा। और कुछ कुछ हार्मोन तो ऐसे होंगे जो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगेंगे। तो बिल्कुल कौन कौन से हार्मोन है ऐसे? सबसे पहला तो HCG ज़्यादा बढ़ जाता है, HPL हार्मोन भी ज़्यादा चाहिए फीमेल बॉडी को, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
भी ज़्यादा रिलीज होने लगता है, साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशन हार्मोन होते हैं वो भी रिलीज होते हैं। ये सब रिलीज होने का कारण क्या है, इतना बढ़ने का कारण क्या है? यार देखो, उस जब बेबी का डेवलपमेंट होना रहता है ना, तो उस टाइम मदर की बॉडी को ज़्यादा ताकत चाहिए होता है। तो ज़्यादा ताकत वो सिंपल सी बात है, जब खाएंगी तभी मिलेगा। पर अदरवाइज अगर उन नहीं भी खाती हैं तो वो जो उनकी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली हार्मोन को रिलीज करने लगता है ताकि वो बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, राइट, फीटल के ग्रोथ के लिए। दूसरी बात, जो मदर की बॉडी है उसमें कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे तो उसके कारण भी हार्मोन का रिलीज होना जरूरी है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये हार्मोन रिलीज होते ही होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन तो ये आता होगा कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें जो भी टिश्यूज़ बनेगा, जो भी ऑर्गन बनेगा, जो ऑर्गन सिस्टम होगा, वो बनता किससे होगा? तो वो बनता है इक्टोडर्म से मिल करके, इंडोडर्म से मिल करके और मेसोडर्म से मिल करके। एक स्टीम सेल होता है जिसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पोटेंसी होती है कि ये ऑटोमेटिकली कोई टिश्यूज़ और ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है। बिल्कुल सही, यहाँ तक हमने सीख लिया। ओह, तो आखिरकार इतना कुछ हमने सीख लिया। कुछ टॉपिक्स और हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं। हम सबको इतना तो पता ही होगा कि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो पूरा कंप्लीट होने में कितने मंथ का टाइम लगता है? 9 मंथ का टाइम लगता है। उस पीरियड को अपन कहते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। देखो यार, बायोलॉजिकल टर्म यूज़ किया करो, मज़ेदार लगेगा। क्या कहते हैं? गैस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। अब देखो, जब बेबी का पहला मंथ होता है तो उस टाइम उस बेबी का हार्ट फॉर्म हो चुका होता है। एंड ऑफ 2 मंथ देखा जाए तो उसके लिम्स फॉर्म हो चुके रहते हैं, कुछ फिंगर्स भी आ चुके रहते हैं। एंड ऑफ द 3rd मंथ देखा जाए तो हम उस मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके रहते हैं, लिम्स बन चुका रहता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी फॉर्म हो चुका होता है। एंड ऑफ द 6th मंथ देखा जाए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, जिस टाइम फाइन हेयर कंप्लीट हो चुका रहता है हेड पर पे, आईलिड्स सेपरेट हो चुके रहते हैं, आईलैशेस फॉर्म हो चुका रहता है। और एंड ऑफ द 9 मंथ जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम क्या होता है? उसका बेबी का पार्चुरेशन होता है। इट मीन्स इट द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बर्थ। सिंपल सी बात है, पार्चुरेशन का कहने का मतलब है जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। तो आपको ये याद होगा कि जब हमने यूट्राइन वाल पढ़ा था तो हमने वहाँ एंडोमेट्रियम के बारे में देखा था कि ये हार्मोन को रिलीज करता है और तो और ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा पार्चुरेशन का टाइम। बिल्कुल सही है। तो जब पार्चुरेशन होती है तो एंडोमेट्रियम जो होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है ताकि बेबी के जो पार्चुरेशन हो रही है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट, और आराम से जो बेबी है वो प्लाजेंटा से बाहर आ जाए, राइट। कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है ना? यार कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ में ऐसा होता है। थोड़ा डिटेल में बस हम लोग चल रहे हैं क्योंकि आपको नीट में डिटेल में ही थोड़ा पूछता है ना। यार ज़्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं हो गया, अब हो भी गया तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। आगे बात है। तो जब पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो मदर का जो मेमोरी ग्लैंड होता है उससे मिल्क का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड लैकेशन। और फर्स्ट मिल्क को कहा जाता है कोलोस्ट्रम, जिसके अंदर IgA प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आप टॉपिक डाल लो मेमोरी ग्लैंड, जो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। तो अगर मेमोरी ग्लैंड जो होता है इसके अंदर 2 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि मिल्क का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जो इस मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। अब बात करते हैं तो मिल्क का फॉर्मेशन होता कैसे। देखो, इसके ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना, इसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। और ये जो मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं ये आगे जाकर के क्लस्टर ऑफ सेल्स को कंटेन करके रखते हैं। और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हैं आगे जाकर के एल्वियोलाई को फॉर्म करते हैं। और जब बहुत सारे एल्वियोलाई मिलते हैं तो बनता है जाकर के मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के मेमोरी डक्ट से जाकर के कनेक्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं। और इसके जॉइंट होने से एम्पुला का फॉर्मेशन होता है। और यही एम्पुला फिर आगे जाकर के लैक्टिफेरस डक्ट को फॉर्म करेगा। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद वो मिल्क जो है निप्पल के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मेमोरी ग्लैंड को भी कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको भी अभी 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? फीमेल बॉडी में होता है। कितने डेज का साइकिल होता है? 28 डेज का साइकिल होता है, सबको पता है।
राइट। यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, पर फिगर से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। पता है यार, मेरे को भी नहीं आ रहा था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक करके बात समझते हैं। देखो, समझ रहे हो, जिस तरह हमारे में स्पर्मेटोगोनिया था ना, और वो स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करता था, उसी तरह फीमेल में भी oogonia होता है जो आगे जाकर के ओवम बनाने का काम करता है। अब बोलो सर फिर से ओवम के पास क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ यार, जाना पड़ रहा है। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता कुछ काम। ओके, तो देखो कैसे बनता है ओवम वो देखेंगे, उसके बाद ही हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर कर सकते हैं। देखो मैं जो बोलूँगा वो सीक्वेंस को पकड़ के चलते जाना है। ओके, देखो oogonia है, उसमें मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे जाकर के वो जो oogonia था वो प्राइमरी oocyte को फॉर्म करता है, और ये प्राइमरी oocytes के चारों तरफ जो होते हैं एक सेल रोटेट करता रहता है। उस सेल का नाम होता है ग्रेनुलोसा सेल। क्या नाम होता है? ग्रेनुलोसा सेल। ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है आगे जाकर के प्राइमरी फॉलिकल्स को फॉर्म करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जब बन जाता है तो मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल। इट मीन्स ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा थीका सेल्स भी आ जाते हैं। ध्यान से सुनते चलो यार, कंफ्यूज नहीं हो गया यार, मैं कह रहा हूँ ना। तो ये देखो, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बना, आगे जाके क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? टर्सरी फॉलिकल्स बनेगा। तो जब वो टर्सरी फॉलिकल्स बन जाएगा तो उसके बाहर जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे उसके अमाउंट बढ़ जाएंगे, जो थीका सेल्स थे वो भी बढ़ जाएगा। तो थीका सेल्स यहाँ पर आकर के 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। एक हो जाएगा थीका इंटरना, एक हो जाएगा थीका एक्सटर्ना, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर एंटरनम बन फॉर्म होता है। एंटरनम का मतलब है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये, बस और कुछ भी नहीं है। टर्सरी फॉलिकल जब बनता है तो इट मीन्स यहाँ प्राइमरी oocytes जो हैं वो सेकेंडरी oocytes में टूट चुके होंगे, राइट। कुछ भी नहीं है, फिर से सुनो। सबसे पहले क्या था अपने पास? oogonia था। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में प्राइमरी oocyte बनाया, उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स आए तो प्राइमरी फॉलिकल्स बना, उसके चारों तरफ थीका सेल भी आ गए तो सेकेंडरी फॉलिकल्स बना, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल्स बना तो थीका सेल के अंदर 2 पार्ट में बट गया थीका सेल, एक इंटरना एक एक्सटर्ना। अब इतना कुछ होने के बाद ये फॉर्म करता है ग्राफियन फॉलिकल्स को। किसको फॉर्म करेगा? ग्राफियन फॉलिकल्स को फॉर्म करता है। तो यहाँ तक का जो भी फॉलिक्यूलर जो दिख रहा है ना, इसी फेज को कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। अब आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम था वो कुछ क्लियर हो रहा होगा यहाँ फॉलिक्यूलर फेज देख करके। बिल्कुल हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब भी देखो आगे भी क्लियर होगा। ये देखो, ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल होते हैं ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है जोना पेलुसिडा। जी हाँ, वही जोना पेलुसिडा जो सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर आने देता है मैटिंग करने के लिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशन होता है। अगर उस जोना पेलुसिडा को स्पर्म मिल जाता है तो ये मैटिंग कर लेगा, इट मीन्स रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ा देगा। अगर रिप्रोडक्शन आगे बढ़ेगा तो कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब मान लेते हैं किसी कारण उसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो स्पर्म अगर नहीं मिलेगा तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो बना है वो धीरे धीरे रफ्चर्ड होने शुरू हो जाएंगे। ग्राफियन फॉलिकल्स इट मीन समझ रहे हो, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो आगे जाकर के ओवम यही बना रहा है। अब समझो तो ओवम उसके पास है, लेकिन अगर उसको स्पर्म नहीं मिल रहा है तो वो ओवम तो डिस्ट्रॉय होगा ना, खत्म ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ओवम हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा फीमेल बॉडी में। बिल्कुल सही बात है। तो उसी तरह ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये रफ्चर्ड होने शुरू हो जाएंगे। अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो ये रफ्चर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो रफ्चर्ड जब हो रहा है तो उसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रफ्चर्ड होगा इट मीन्स उस टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो जो रफ्चर्ड होता है ना, तो रफ्चर्ड होने के कारण ही वो ब्लीडिंग होती है, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने बताया क्या? कुछ भी नहीं बताया यार। अगर उसको स्पर्म मिल रहा था तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं करेगा क्योंकि कॉर्पस लूटियम टूटा ही नहीं, रफ्चर्ड ही नहीं किया। टूटेगा ही नहीं, रफ्चर्ड करेगा ही नहीं, तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी? और सिंपल सी बात है, जब उसे स्पर्म नहीं मिलेगी तो कॉर्पस लूटियम जो वाल होगा वो टूटेगा तो ब्लीडिंग होगी। सिंपल सी बात है। और ब्लीडिंग कब होती है? 28 डेज के अंदर होती है।
तो ये जो लूटियम कह रहे हैं ना अपन, कॉर्पस लूटियम तभी से, उस फेज को कहते हैं लूटियल फेज। क्या कहते हैं? लूटियल फेज। और जब लूटियल फेज कंप्लीट होता है, इट मीन्स वो रफ्चर होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, उसको अपन कहते हैं नेक्स्ट साइकिल बिगिनिंग। तो ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट हो गया। बस एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो FSH हार्मोन होते हैं और LH हार्मोन होते हैं वो 14th डेज पे ज़्यादा होते हैं और प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल उस टाइम ज़्यादा होता है। ओके, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब मेरे को बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो ना तो शेयर ज़रूर करना, बिल्कुल करना, और कमेंट करना कहीं डाउट हो तो। और बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आपको नोट्स में क्वेश्चन अवेलेबल करवाया गया है। फिर भी आप चाहते हो कि कोई कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊँ, तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने, कॉर्पस लूटियम डेवलप्स फ्रॉम, कॉर्पस लूटियम कब बना था? देखो जो भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना अभी तक में, वो बता देगा कि इसका आंसर जो है वो ग्राफेन फॉलिकल्स होगा, राइट। तो उसी तरह आपको क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, और उस सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो नीट में आया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करना और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो तुम्हारे लिए क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं यार, छोड़ो यार, बस तुम लाइक कर देना।